चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होती है इसको समझने के लिए आप मानिए मेरे पास ये एक कोई भी एक चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब मैं अगर इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट जो कि मेरे टेस्ट चार्ज का काम करेगा, अगर उसको मैं यहां पर रखता हूं आर डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज क्यू नॉट को फ्रॉम अ चार्ज प्लस क्यू, तो ये क्यू नॉट क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कैपिटल क्यू इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा एफ, जिसको मैं इधर की तरफ बना सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर इसके पास लाना चाहता हूं तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल वो इधर की तरफ है। तो आप देख सकते हो यहां से फिगर से कि ये जो एफ एक्सटर्नल है ये माइनस ऑफ एफ होगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस चार्ज क्यू नॉट को मूव करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। मुझे जो चार्ज क्यू नॉट है इसको इस दूसरे चार्ज कैपिटल क्यू के पास लाना है बिना किसी प्रकार के एक्सेलरेशन के, मुझे इसे इधर मूव करना है, ठीक है। तो जो मिनिमम फोर्स मुझे चाहिए होगी ऐसा करने के लिए एफ एक्सटर्नल वो इसके बराबर होनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन मुझे डिस्प्लेसमेंट कराना है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया, ठीक है। तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा इस चार्ज क्यू नॉट को इसके पास लाने के लिए वो माइनस ऑफ एफ के बराबर होगी, ठीक है। मुझे इतना तो पता चल गया। अब जब मैं इसको इधर मूव करूंगा, सपोज मैं इसको पॉइंट ए से इधर पॉइंट बी तक ले आया और ऐसा करने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज वो dx है, ऐसा करने में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें वो कितना है, वो है dx के बराबर। तो मैं नोटिस ये करूंगा कि ये चार्ज जब इधर से इधर मूव हो रहा है तो मुझे जबरदस्ती धक्का लगाना पड़ रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चार्ज की क्यू नॉट की एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू या किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो डिफाइन किया जा सकता है एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in moving the charge in bringing the charge from infinity to a certain point। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? A से B तक मूव करने में मुझे जो वर्क करना पड़ा, अब मान लो मैं इसको dx डिस्टेंस मूव कर रहा हूं तो A से B तक मूव करने में जो मैं वर्क करूंगा टोटल WAB वो हो जाएगा फ्रॉम A टू B F एक्सटर्नल इंटू dx, यही हो जाएगा। अब ये जो F एक्सटर्नल है ये तो माइनस एफ के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B F इंटू dx, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब अगर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थी सपोज वो E है, लेट अस से द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज E, तो ये जो F है इसको लिखा जा सकता है Q नॉट इंटू E। ये वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं तो मेरे पास वर्क डन आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B ऑफ माइनस लगा करके Q नॉट E डॉट dx, ये Q नॉट बाहर आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूं माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B E डॉट dx। ये वर्क डन किया कहां से कहां तक, dx डिस्टेंस मूव करने में A से B तक। अब अगर मैं इस चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेकर के आऊंगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस आर, तो ऐसा करने में जो टोटल वर्क डन होगा डब्ल्यू वो आ जाएगा माइनस, अब मेरी लिमिट चेंज हो जाएंगी इंफिनिटी से आर तक, क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स, ठीक है। यही कहलाती है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस चार्ज को इधर ले आऊं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दोनों में ही ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं ई डॉट डी एक्स, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं कभी भी किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट ए से लेकर दूसरे पॉइंट बी तक मूव करूंगा, तो ऐसा करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जब हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक, मान लो अगर मुझे पॉइंट चार्ज के लिए निकालनी, आगे डेरिवेशन कराऊंगा, तो इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, तब ई की वैल्यू डाल देंगे और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास वो स्पेशल फॉर्मूला बन जाएगा फॉर दैट काइंड ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर चाहे वो किसी भी चार्ज की वजह से हो, वो होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी भी एक चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पर लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इंफिनिटी से क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पर इसकी, अगर मैं कहूं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी वजह से लगने वाली फोर्स जीरो कहां पर होगी? तो आप कहोगे सर वो इंफिनिटी पर जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। आर की वैल्यू इंफिनिटी डालो तो वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये वाला चार्ज फ्री कहां पर होगा इसकी फील्ड से? इंफिनिटी पर से। और जब मैं उसे इंफिनिटी से आगे मूव करूंगा तो इसकी फोर्स उस पर लगने लग जाएगी। अब ये उसको पीछे धकेल रहा है और मुझे उसे आगे लाना है, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगी वही वर्क स्टोर हो जाएगा इस चार्ज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं, सिंपली डिफाइन किया जा सकता है एज वर्क डन in bringing a charge q naught from infinity to a certain point in the electric field of a given charge। तो ये आप जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसकी वजह से जो, या बेसिकली आप कह सकते हो कि चार्ज इंटीग्रल ऑफ चार्ज इनटू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअल चार्ज के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाता है उसकी पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मैं अभी आपको पॉइंट चार्ज की फील्ड इसी कॉन्सेप्ट से निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले हम समझते हैं कि मैंने यहां पर जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया है ये क्या है। देखो, ये जो था ये वर्क किसी भी चार्ज क्यू नॉट के लिए था। अब वो क्यू नॉट कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 1.5 माइक्रोकूलम, 7.9 माइक्रोकूलम, एनी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। लेकिन अगर इस क्यू नॉट को रिप्लेस करके मैं यूनिट चार्ज कर दूं, इस क्यू नॉट को रिप्लेस कर दूं यूनिट चार्ज से, तब जो मैं वर्क करूंगा वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी और वो केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि देखो, अगर मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज करूं तब यहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन है? ये, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज क्यू नॉट है। ठीक, तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसे में किया जाता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं लेकर के आऊं, ऐसा करने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट फोर्स, वो वर्क स्टोर हो जाता है और या कहलाता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो केवल डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले चार्ज के ऊपर। जिस चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हो उसी की वजह से वहां पर पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इंफिनिटी से आर तक एक यूनिट चार्ज को लाने में आप जो वर्क करेंगे वो वर्क उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, या आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
ठीक है, सिंपली से डिफाइन करना जाए तो आप कह सकते हो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि चार्ज क्यू नॉट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये थी, तो यूनिट चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको वी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो है हमारे पास पोटेंशियल इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में। अगर मान लो मैं इसको इंफिनिटी की जगह पॉइंट ए से बी तक मूव कर रहा हूं, तो वो क्या कैसे होगा भाई, देखो ये मेरे पास, अब इसको ध्यान से समझना, ये मेरे पास फिर से वही सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है जी, मैं एक चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से उठा करके पहले एक पॉइंट ए पर लेकर के आया। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज वो है ई या E1, विच एवर वी यू वांट टू से। ठीक है, अब जब मैं इसको लेकर के आया तो मैंने जो वर्क किया यहां पर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम ए, जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए कह सकता हूं, वो हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए ऑफ ई डॉट डीएक्स। ठीक, उसके बाद अगर मैं उसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके दूसरे पॉइंट बी तक लेकर के आता, मान लो E1 था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो वहां पर जो मैं वर्क करता वो कहलाता पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और वो हो जाता इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी ऑफ E2 डॉट डीएक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क किया होगा मैंने, इंफिनिटी से ए तक लाने में वर्क डब्ल्यू ए किया, इंफिनिटी से बी तक लाने में वर्क डब्ल्यू बी किया, तो ये बताओ ए से बी तक लाने में कितना वर्क किया। तो अगर मैं कहूं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी वर्क डन फ्रॉम बी वर्क डन ए। बी तक जितना वर्क किया उसमें से अगर ए तक का वर्क माइनस कर दूं तो मेरे पास ये यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहे थे हम, तो ये वाला वर्क डन नहीं आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहां पर किया, ये इसको मैं लिख सकता हूं यू बी माइनस यू ए, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये तो चार्ज क्यू नॉट को लाने में किया। अब अगर मैं पूछूं पर यूनिट चार्ज कितना किया, यानी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो वो कहलाएगा यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, पोटेंशियल में हमारा इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी होता है, फाइनल पॉइंट जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हो वो होता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं उसकी वैल्यू ली जाती है। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही। फर्क क्या है कि वो जो इनिशियल पॉइंट ए था वो इंफिनिटी बन जाता है, और क्योंकि इंफिनिटी पर ना कोई फोर्स होती है ना फील्ड, तो उसका वर्क जीरो हो जाता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क क्या है कि उस केस में हम जो इनिशियल पॉइंट लेते हैं वो इंफिनिटी मानते हैं, इसलिए उसको डिफरेंस ना कहकर के हम केवल पोटेंशियल बोल देते हैं, क्योंकि दूसरा वाले पॉइंट का तो पोटेंशियल होता ही नहीं, उसकी वैल्यू जीरो आती है क्योंकि वो इंफिनिटी पर लाई करता है, वहां ना तो किसी तरह की फोर्स होती है ना ही किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए कोई वर्क वहां नहीं किया जाता, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, सिर्फ उसको बोलने का तरीका फर्क हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल में हमारा इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में ए से बी होता है। गॉट इट? तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे भैया? देखो, हमने कहा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क अगर 1 जूल का कर दिया जाए कितने चार्ज को मूव करने में, 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में, तो ये जो पोटेंशियल है ये 1 वोल्ट का कहलाता है। इसका मतलब 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, मैं कह सकता हूं अगर
मुझे 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराने में 1 जूल का वर्क करना पड़ा। तो जिस पॉइंट तक मैंने उसे मूव कराया है, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? 1 वोल्ट। या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूं 1 वोल्ट के, तो अगर मैं एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक 1 कूलम के चार्ज को मूव करता हूं, ऐसा करने में अगर कहीं मुझे केवल 1 जूल का वर्क करना पड़ा, तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो एक ही चीज है, सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए हम वो जो इनिशियल पॉइंट्स लेते हैं उसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी जो हमारे पास सीजीएस यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो कहलाती है स्टैट वोल्ट। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो कहलाती है स्टैट वोल्ट। ठीक है, अब ये स्टैट वोल्ट क्या हो जाएगा? अगर मुझे एक स्टैट वोल्ट रखना है, तो मेरे लिए चार्ज एक स्टैट कूलम यानी एक ईएसयू होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, सॉरी, ये एक अर्ग का जो वर्क है 1 अर्ग होना चाहिए, और जो चार्ज है वो 1 ईएसयू या 1 स्टैट कूलम होना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये बात पता है, ये जो एक अर्ग होता है ये कितने वोल्ट के, भाई अगर आप एक इसको डिफाइन करो, चलो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ले आते हैं। तो अगर मैं एक स्टैट वोल्ट को डिफाइन करूं, वो क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू के चार्ज को मूव करने में इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक मुझे केवल एक अर्ग का वर्क करना पड़ा, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 स्टैट वोल्ट। या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूं, तो अगर किसी पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक मूव करने में एक ईएसयू चार्ज को एक अर्ग का वर्क करना पड़ा, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 स्टैट वोल्ट हो जाएगा। अब अगर मैं 1 वोल्ट और एक स्टैट वोल्ट इनके बीच में एक रिलेशन डिराइव करना चाहूं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने लिखा 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इतना पता है। और हमें पता है 1 जूल का रिलेशन अर्ग के साथ होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। और कूलम का स्टैट कूलम के साथ हमने इस साल सीखा है, वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। चैप्टर 1 में मैंने आपको बता दिया था, ये याद भले ही ना हो आपको वो अलग बात है। तो मेरे पास आ जाएगा 1/300 स्टैट वोल्ट। ठीक है, यानी 1 वोल्ट 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ये रिलेशन आता है बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। और अगर आप ध्यान से देखो, ये सीजीएस यूनिट है और ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट एसआई से बड़ी है इस केस में। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो बड़ी होती है देन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये तो कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उनकी डेफिनेशन का। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, अब आते हैं फिर से वही कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर। वैसे तो क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन क्योंकि क्लास 11th कब आई कब गई हमको ही नहीं पता चला था, है ना भाई, तो इसलिए उसको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। जो फोर्स होती है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी, अब इन दोनों की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है और कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत होती है इसमें जो वर्क है, वर्क डन, वो डिपेंड नहीं करता ऑन पाथ, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जबकि इसमें जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, यानी अगर आप अलग अलग रास्ते से गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क, तो अलग अलग रास्ते के लिए उसका वर्क अलग अलग होगा, भले ही उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, मैं ए से बी तक ऐसे मूव कर रहा हूं, एक बार ऐसे आया, एक बार ऐसे आया, और एक बार ऐसे ऐसे आया। ये 3 रास्ते मैंने लिए।
ठीक है। अब अगर मेरी फोर्स कंजर्वेटिव होती तो वर्क डन इन 1 इज इक्वल टू वर्क डन इन 2 इज इक्वल टू वर्क डन इन 3 केस होता। कारण, क्योंकि मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, तो वर्क डन सेम रहा, भले ही मैंने रास्ता कोई भी लिया हो, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये खासियत होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। और अगर कहीं ये नॉन कंजर्वेटिव होती तो मेरे पास आता वर्क डन इन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 2 विच इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 3। ये किसके लिए होता? ये बनता मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर पाथ बदल दोगे, भले ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, लेकिन रास्ता बदलने की वजह से वर्क की वैल्यू फर्क आती है। एग्जाम्पल थे कंजर्वेटिव के ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी की सारी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं जनरली, वो सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। इसका एग्जाम्पल था आपका फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग। ये सारी फोर्सेस जो थी ये नॉन कंजर्वेटिव थी। इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थी। इनमें अलग अलग रास्ते के लिए वर्क की वैल्यू अलग अलग आती थी। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, इधर से जाते हुए वर्क और उल्टा घुमा करके इधर ले आऊं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन 0 आना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन 0 नहीं आता। तो अगर मुझे कभी भी प्रूव करना है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, उसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है। ये खासियत होती है आपके पास कि कभी भी अगर आप क्लोज्ड लूप का वर्क निकालेंगे फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो वर्क हमेशा 0 आएगा। दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, तो उसका प्रूफ यह है कि अगर मैं एक क्लोज लूप के लिए वर्क की वैल्यू प्रूव कर दूं कि वो 0 आ रही है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव हो जाएगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक है इनिशियल पॉइंट ए और ये है मेरा फाइनल पॉइंट बी। ठीक है। एक बार जाते हुए मैं ए से बी तक ऐसे जाता हूं, फर्स्ट पाथ है मेरा। और वापस आते हुए मैं ए से बी से ए तक कुछ इस तरह से आता हूं। ये मेरा वापसी का रास्ता है। अब देखो, ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कलर से भी शो किया ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। अब अगर ए और बी, हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी वो हो जाएगा वर्क डन बिटवीन ए एंड बी पर यूनिट चार्ज। अगर मैं चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक मूव करूं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। ये किसके लिए है? ये है फर्स्ट पाथ के लिए। जब मैं ए से बी तक गया, एक चार्ज क्यू नॉट को मैंने मूव कराया इस रास्ते से, तो ऐसा करने पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो मैं करूंगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ए और बी के। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इन मूविंग अ गिवन चार्ज। किसी भी चार्ज क्यू नॉट को अगर आप मूव कर रहे हो तो एक यूनिट चार्ज के वर्क डन पर यूनिट चार्ज करोगे ए से बी तक मूव करने में, वो उस ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो ए से बी तक जाते हुए मेरा फाइनल पॉइंट था बी, इनिशियल पॉइंट था ए। तो ए से बी तक वर्क में फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू याद रखना, दिमाग में बैठाना। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल किया जाता है हमेशा। ठीक है। तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये आ जाएगा वर्क डन बिटवीन ए से बी तक जाने में। अब अगर मैं बी से ए तक वापस लेकर के गया सेकेंड पाथ, तो सेकेंड पाथ के लिए जो वर्क डन आएगा बी से ए के लिए पर यूनिट चार्ज, वो आ जाएगा, फाइनल पोजीशन ए है, इनिशियल पोजीशन बी है, तो वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब ए से बी तक इतना वर्क किया पर यूनिट चार्ज, बी से ए तक पर यूनिट चार्ज इतना वर्क किया। अगर मैं कहूं पूरे रास्ते के लिए कितना वर्क किया, तो आप कहोगे एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। भाई ए से बी तक वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना किया, बी से ए तक वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना किया, तो टोटल पूरे रास्ते में वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना किया वो निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए
मैं करूंगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। इसको मैं कह सकता हूं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट, ए से बी तक फिर बी से वापस ए तक अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब इसकी आरएचएस को ऐड कर दो, वो आ जाएगा वीबी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वीबी। कितना है ये? वी ए बी प्लस माइनस जीरो। तो मेरे पास आ गया डब्ल्यू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने ये साबित कर दिया कि अगर मैं एक चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक लेकर के जाऊं और वापस बी से ए तक लेकर के आऊं, ऐसा करने में मैं कितना वर्क करूंगा? जीरो। इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये बात प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कैसी होती है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये है प्रूफ टू शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हम ध्यान देंगे यहां पर। क्या है भैया? पहला तो है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। क्यों भैया? देखो रेशो किसका है? ये वर्क का स्केलर होता है, चार्ज का ये भी एक स्केलर होता है। तो दो स्केलर का रेशो है, इसलिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कैसी क्वांटिटी होती हैं? दे आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर जीरो लिया जाता है क्योंकि पोटेंशियल है वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, और इंफिनिटी पर फोर्स कितनी होती है? जीरो। तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क ही नहीं किया जाएगा, इसलिए वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मानी जाती है? जीरो। ठीक, तीसरी चीज हमने चेक करी कि जो एक स्टैट वोल्ट था वो 300 वोल्ट के बराबर था। इसका मतलब पोटेंशियल के लिए जो सीजीएस यूनिट होती है उसकी वैल्यू एसआई यूनिट से बड़ी होती है, 300 गुना बड़ी होती है वो। ठीक है, चौथा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेसिकली बताता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी वो बॉडी कितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रिफाइड है या उसके पास कितना ज्यादा चार्ज है। अगर कोई बॉडी है जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एट दैट गिवन पॉइंट, और अगर किसी बॉडी के पास कम चार्ज होगा तो उसी पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू घट जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने से आप पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी है, या कंपेयर भी कर सकते हैं दो बॉडीज को कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड है या कौन सी बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट आल्सो डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ गिवन बॉडी। एक चीज और याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक वैल्यूज होती हैं। जैसे चार्ज एल्जेब्रिक होता है उसी तरह से जो पोटेंशियल होता है ये भी एल्जेब्रिक लिया जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को प्लस साइन के साथ लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। ये बातें अपने दिमाग में बैठा लेनी है आपको। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया अलग अलग तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी अब हम स्पेसिफिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस का केस करना शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा कि ये होता क्या है, अब इसकी डेरिवेशंस हम लोग शुरू करेंगे। एक पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे, डायपोल के लिए करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब हमने समझने हैं। तो अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां से अब आपकी मेन डेरिवेशन शुरू होती है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। अब देखो, मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, हमें केवल उसी जनरल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है और कुछ हमने यहां नहीं करना। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट। देखो कैसे, मान लो ये मेरे पास है एक चार्ज जिसकी वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है, इसको मैं कहता हूं ये है प्लस क्यू। ठीक है जी, अब यहां पर ऐसे ये मैंने दूरी ले ली। अब यहां पर मैं कोई एक चार्ज, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं एक यूनिट चार्ज मान करके चलता हूं। मैंने यहां पर एक यूनिट चार्ज रख दिया +1। ठीक है, इस यूनिट चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है, लेट अस से यहां तक की जो दूरी है वो r है,
तो इस प्लस क्यू की वजह से इस यूनिट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी एफ, और इस फोर्स एफ को हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/r²। ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये आगे वैल्यू मेरे पास, या इसको x मान लेते हैं ताकि हम उसको फिर बाद में वैल्यूज रख पाएंगे। x, लेट अस कॉल इट एज x। बाद में फिर r की वैल्यू रख देंगे हम लोग r फॉर्म में इंटीग्रेट करते हुए। तो x डिस्टेंस पर फोर्स कितनी लग रही है, इतनी, यानी मैं कह सकता हूं q/4πε0x²। ये आ गई फोर्स ड्यू टू दिस। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस यूनिट चार्ज को इधर की तरफ मूव करता हूं थ्रू अ डिस्टेंस dx। ए से बी तक कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूं मैं इसको, dx डिस्टेंस। अब नोटिस करो फोर्स इधर की तरफ लग रही है, देखो ध्यान देना, फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ऐसे और ऐसे। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये एंगल, ये कितना है, 180 डिग्रीज का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर जो स्मॉल वर्क डन होगा dw, वो आ जाएगा f डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट, उसको मैं लिखूंगा f इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो मेरे पास आ जाएगा -f इंटू dx। ठीक है, ये मेरे पास आ गया स्मॉल वर्क डन। अब f की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो यहां पर, तो मेरे पास स्मॉल वर्क डन dw आ गया -q/4πε0x² इंटू dx। ये कौन सा वर्क है, ये a से b तक मूव करने में, छोटे से डिस्टेंस dx तक मूव करने में मैंने जो वर्क किया उसकी वैल्यू है। मान लो अगर मैं इस चार्ज, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना चाहूं, तो उसमें जो मैं टोटल वर्क करूंगा वो निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे जितने भी वर्क थे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। यानी बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस r तक लाने में जो मुझे टोटल वर्क निकालना है, उसके लिए मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूं, और मेरी लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम इंफिनिटी इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल डिस्टेंस r। ठीक, तो टोटल वर्क डन W अगर मैं निकालना चाहूं, वो कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इंफिनिटी टू r, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ -q/4πε0x² dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट है q, 4πε0, ये सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा -q/4πε0 इंटीग्रेशन 1/x² को लिख सकता हूं x की पावर -2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स क्लास में सिखाया था। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो वही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, n की वैल्यू यहां पर -2 है, तो मेरे पास बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -q/4πε0, और ये आ जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। -2+1 होता है -1, तो -1 और ये -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -q/4πε0 x की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा q/4πε0, और ये बन जाएगा 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जा सकता है, तो आ जाएगा q/4πε0 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी होता है 0, तो क्या बचा, केवल 1/r। तो मेरे पास ये जो वर्क आ गया, ये आ गया q/4πε0r। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये जो मैंने वर्क निकाला ये क्या है, ये वर्क वो है जो मैं इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में मैंने किया। और अगर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो, क्या थी, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज वाज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in the electric field। infinity से r डिस्टेंस तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जो भी वर्क किया जाता था, वही वर्क उस पॉइंट r पर
पोटेंशियल के बराबर होता था। तो बेसिकली ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये किसके बराबर है, ये है पोटेंशियल V के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल V ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या पॉइंट्स निकल करके आए, यहां से निकल करके आए कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर आप चार्ज कम करोगे तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी घटता चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। ठीक है, तो अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल करके आते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल। पहली चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज कम करोगे पोटेंशियल कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यानी अगर आप चार्ज से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती चली जाती है, और अगर आप पॉइंट चार्ज के पास आते जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तीसरी चीज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर अ नेगेटिव चार्ज। अब इनसे रिलेटेड कुछ खास तौर के ग्राफ्स हम लोग समझ लेते हैं, ये तो डेरिवेशन हो गई। अब ये जो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं जो कई बार प्लॉट करने के लिए आ रखे हैं, हम इनको समझ लेते हैं कि कैसे बनेंगे। देखो, अगर मेरे पास चार्ज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए अगर मैं बनाता हूं ग्राफ v बाय 1/r, यानी x एक्सिस पर मैंने 1/r लिया, y एक्सिस पर मैंने v लिया। अब देखो, हमें पता है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लाइन स्ट्रेट बन जाएगी। ठीक है, और अगर मैं चार्ज लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव लेता हूं, तो उसमें डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पोटेंशियल फॉर अ नेगेटिव चार्ज इज टेकन एज नेगेटिव। तो मेरे पास जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये याद रखना है। कारण, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव बट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, इसलिए ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये तो था ग्राफ v और 1/r का। अब अगर मैं v वर्सेस r का ग्राफ बनाता हूं फॉर द सेम चार्जेस, तो अगर v वर्सेस r का ग्राफ बनाया जाएगा, यहां पर मैं ले रहा हूं v वर्सेस r। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगुलर पैराबोला होगा। क्योंकि मैं ग्राफ क्या ले रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो द ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी, द ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये v का ग्राफ है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं नेगेटिव चार्ज के लिए, तो यहां मैं v को ले लेता हूं, यहां मैं r को ले लेता हूं। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ के साथ, मैं क्यों बता रहा हूं ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ प्लॉट करने थे। क्वेश्चन था ग्राफ प्लॉट करके दिखाने का फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो और क्यू लेस देन जीरो, एग्जैक्टली इसी टाइप से क्वेश्चन आया था वो। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका अगर हम रिलेशन देखें तो ई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, ऐसे। और नेगेटिव चार्ज के लिए उसका ग्राफ अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे। ठीक है,
ये दोनों, अब देखना ध्यान से, ये दोनों एक पॉइंट पर सेम आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज कंसाइड कर रही हैं एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर आर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऑलवेज एट अ यूनिट डिस्टेंस E इज इक्वल टू वी। कैसे, देखो चेक करो। अगर मैं पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालूं, वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आर की वैल्यू 1 रख दी जाए, फॉर आर इज इक्वल टू 1, अगर मैं आर की वैल्यू 1 रख दूं, तो मेरे पास V आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर मैं R इज इक्वल टू 1 रखूं, तो E की वैल्यू भी आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एट R इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू E। और इस ग्राफ में वो पॉइंट कौन सा है जहां पर V और E की वैल्यू सेम है? वो है ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट। तो इस पर जो कॉरस्पॉन्डिंग R की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आपके काम आ सकता है इन सम ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स के। R इक्वल्स टू 1 पर एक ऐसा पॉइंट होता है यूनिट डिस्टेंस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर इक्वल एट R इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ग्राफ्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट ऑलवेज गिव्स R इक्वल्स टू 1। वहां से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आर एक्सिस पर, डिस्टेंस एक्सिस पर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि केवल R इज इक्वल टू 1 पर ही मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिकम इक्वल। गॉट इट? अब ध्यान रखना है आपको हमेशा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, नेगेटिव चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आता है। एल्जेब्रिक एडिशन होगा यहां पर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबको ध्यान में रखना है ये। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से अगर मुझे पोटेंशियल निकालने को कहा जाए, तो वो पोटेंशियल मैं कैसे निकालूंगा? ये तो हमने पॉइंट चार्ज का केस कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, मेरे पास दो चार्जेस हैं, टू चार्ज सिस्टम है ना ये, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो उसके लिए अब हमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू आ डायपोल। अब हमने डायपोल के 3 केस करे थे, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट। तो पहले मैं एक्सियल वाला केस आपको सिखा रहा हूं। एक्सियल लाइन, ठीक है। तो अब ये मेरे पास है माइनस क्यू चार्ज, ये मेरे पास है प्लस क्यू चार्ज, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है सेंटर ऑफ डायपोल ओ। ये जो डायपोल है ये 2l लेंथ का है, तो ये डिस्टेंस भी l और ये डिस्टेंस भी l। ठीक है, इस डायपोल से एक्सिस पर हमने एक पॉइंट P लिया। इस पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम द सेंटर वो है r। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की दूरी हो गई, यानी अगर मैं Bp की वैल्यू निकालूं तो वो r माइनस एल के बराबर हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की दूरी निकालूं तो वो r प्लस एल के बराबर हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज इतनी दूरी पर है, पॉजिटिव चार्ज इतनी दूरी पर है, तो r प्लस एल और r माइनस एल आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव होगा। उसमें कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, केवल उनको साइन के साथ ऐड कर देना। ठीक है, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं V1 नाम दे रहा हूं, लेट अस कॉल इट V1। तो वो आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है r माइनस एल। इसी तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, मैं उसको नाम देता हूं V2। अब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है, और डिस्टेंस कितना है r प्लस एल। दोनों पोटेंशियल आ गए। तो जो पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर होगा V एक्सियल, वो V1 और V2 का एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब उसके साइन को कंसिडर किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एल प्लस माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल।
ठीक है, अब ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं यहां से अगर Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा 1/r-l माइनस 1/r+l। अगर आप एलसीएम ले लेंगे यहां पर तो मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 r+l माइनस r+l। जब मैं ऊपर यहां लेकर के जाऊंगा तो माइनस की वजह से ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्म लगाया। अब देखो प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, एल प्लस एल कितना बचा 2l, तो मेरे पास आया Q अपॉन 4πε0 इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी जो Q इंटू 2l होता है, Q इंटू 2l ये किसके बराबर होता है, डायपोल मोमेंट P के बराबर, तो मेरे पास V एक्सियल आ जाएगा P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तो आ गया इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक। अगर R बहुत बड़ा है L से तो ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ये आर स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। अगर ये जो दूरी है मेरी ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डायपोल, यानी फॉर अ शॉर्ट डायपोल, इस बात को ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि डायपोल बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है या डायपोल बहुत छोटा है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह मैं खाली आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मेरे पास वी एक्सियल आ जाएगा P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है डायपोल के लिए। डायपोल के लिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस आती थी, आर क्यूब होता था उसमें, ठीक है। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इसकी फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती थी। छोटे छोटे पॉइंट्स है, साथ में याद होने चाहिए। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सियल लाइन पर, ठीक है। ये डेरिवेशन है, देख लीजिए। फिर हम लोग करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की इसकी डेरिवेशन। देख लिया सबने। अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन याद है ना, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द डायपोल से पास होती है और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डायपोल होती है। कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ द डायपोल से, और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है माइनस क्यू, ये मेरे पास है प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल ओ, ठीक। अब जो मेरा डिस्टेंस है पॉइंट पी वो यहां पर है आर दूरी पर, ठीक है। ये भी डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है। तो अगर मैं इस दूरी को निकालना चाहूं, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर मैं इस दूरी को निकालना चाहूं, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया दूरी दोनों की। अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, जिसको मैं नाम देता हूं V1, वो हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, अंडर रूट है उसका। इसी तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू ये आपके पास माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, ये वैल्यू आ गई। अब जो नेट पोटेंशियल आएगा V इक्वेटोरियल, वो हो जाएगा V1 प्लस V2, और ये कैसा सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब साइन को साथ में रखते हुए, तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो एक डायपोल के लिए
ये जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे, द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो, यानी पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। वहां पर जो नेट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल भले ही जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं घुमा के तुमसे पूछूं, मैं कहूं इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बट द पोटेंशियल इज जीरो, तो आंसर होगा यस, ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर फील्ड तो ना हो लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता हो। गॉट इट? तो ये आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन हम लोगों ने कर ली।